Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic Mendelism in chapter 4 Heredity and Evolution in class 10th in subject to biology. Okay student, in the previous video we were just talking about terminology, but now in this video we are going to discuss Mendelism. तो बात करते हैं Mendelism होता क्या है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय मेंडल, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय मेंडल in 1866 are called Mendelism. कहने का मतलब ये होता है कि मेंडल ने इनहेरिटेंस में प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए थे एंड जो प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए थे उसे कहते हैं मेंडलिज्म. तो बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय मेंडल, यानी मेंडल ने क्या करे थे, इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल डिस्कवर किए थे एंड दिस इज़ कॉल्ड मेंडलिज्म. हमें इसके बारे में अब इसमें पढ़ना है. जैसे फर्स्ट की बात करें, यूनिट कैरेक्टर. नाउ फर्स्ट इज यूनिट कैरेक्टर. यूनिट कैरेक्टर की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी एन ऑर्गेनिज्म has a large number of characters. An organism has a large number of characters. Each behave as a unit. कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिट कैरेक्टर होता है, यूनिट कैरेक्टर मीन्स एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एज अ बिहेव करते हैं एज अ यूनिट का. नाउ द नेक्स्ट इज पेयर्ड फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं पेयर्ड फैक्टर्स की. पेयर्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनिज्म बाय टू फैक्टर्स, यानी ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो टू फैक्टर के थ्रू क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, और जिसे हम एलील्स भी कहते हैं. जिसे हम क्या कहते हैं, एलील्स भी कहते हैं. और जिसे हम एलील्स भी कहते हैं, विच अकर ऑन द सेम जीन. और ये क्या होते हैं, विच अकर ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स. यानी कहने का मतलब जो ईच कैरेक्टर होता है वो टू फैक्टर से रिप्रेजेंट होता है, यानी एली में क्या होते हैं, टू जीन्स या सेम जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. और एली में अगर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. एंड दे में रिप्रेजेंट द सेम ट्रेट. एंड ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं दे में रिप्रेजेंट द सेम ट्रेट और डिफरेंट ट्रेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट ट्रेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ, तो ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनिज्म बाय टू फैक्टर्स, यानी जो ईच कैरेक्टर होता है वो टू फैक्टर से रिप्रेजेंट होता है. एंड ये जो टू फैक्टर्स होते हैं विच अकर ऑन द सेम जीन, वो सेम जीन पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जीन्स पे क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं. एंड वो सेम ट्रेट्स या डिफरेंट ट्रेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डोमिनेंस. नाउ बात करते हैं डोमिनेंस की. डोमिनेंस क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन एली
आउट ऑफ द टू एलीज। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन एलील आउट ऑफ टू एलील्स प्रेजेंट इन अ हेट्रोजाइगोस और हाइब्रिड इंडिविजुअल। यानी कि होता क्या है, एक फिनोमिनन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली वन एलील को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आउट ऑफ टू एलील्स। यानी टू एलील्स में से ओनली वन एलील को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो एलील्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हेट्रोजाइगोस में, यानी हेट्रोजाइगोस एलील्स में। हेटेरोजाइगोस एलील्स कौन से होते हैं, यानी जिसमें डिफरेंट जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली वन एलील को क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। एंड द एलील विच एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट। यानी कहने का मतलब कि वो एलील विच एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, यानी वो एलील जो अपना क्या करती है, इफेक्ट को एक्सप्रेस करती है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। वो क्या होता है, डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का मतलब जो अपना इफेक्ट शो करेगा, वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। एंड द अदर एलील विच इज़ अनेबल टू शो इट्स इफेक्ट इन द हाइब्रिड, यानी कि वो एलील जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती, दैट इज कॉल्ड रेसेसिव फैक्टर। दैट इज कॉल्ड रेसेसिव फैक्टर, और रेसेसिव एलील भी कहते हैं इसको। द टू आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। यानी दोनों को कैसे दिखाते हैं, एक तो कैपिटल टी से दिखाते हैं और एक को स्मॉल टी से। यानी कि एक को दिखाते हैं हम कैपिटल टी से और एक होता है स्मॉल टी। जो कैपिटल टी होता है ये डोमिनेंस को दिखाता है, ये डोमिनेंस को बताएगा, और स्मॉल टी क्या होता है, ये रेसेसिव को बताएगा। ये किसको बताता है, ये रेसेसिव को बताता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो बात करते हैं प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर विच आर टुगेदर इन एन इंडिविजुअल सेपरेट रेंडमली at the time of gamete formation. The two factors of a character which are together in an individual separate randomly at the time of gamete formation। यानी कहने का मतलब ये हुआ द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर विच आर टुगेदर इन एन इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअली क्या होते हैं, जो टू कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट एंड एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, अ गैमेट contains only a single factor of a character and is therefore always pure for the
कैरेक्टर। बात करें एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, अ गैमेट कंटेन ओनली अ सिंगल फैक्टर। जो गैमेट होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, सिंगल फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑफ ए कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर का सिंगल फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब ये सेपरेशन हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन में, तो उससे क्या होता है, एक गैमेट कंटेन ओनली अ सिंगल फैक्टर, यानी गैमेट में क्या होता है, सिर्फ सिंगल फैक्टर प्रेजेंट होता है कैरेक्टर का। एंड इज़ देयर फोर ऑलवेज प्योर, यानी जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैमेट होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, यानी देयर फोर ऑलवेज प्योर फॉर द कैरेक्टर, यानी जो गैमेट होता है वो कैरेक्टर के लिए क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। यानी कहने का मतलब सिर्फ उसमें क्या होता है, एक ही कैरेक्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि क्रॉस आ प्योर टॉल पी प्लांट, जो प्योर टॉल पी प्लांट थे उनकी जब हमने क्रॉस कराया था डॉर्फ पी प्लांट, डॉर्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया था, तो उनके हाइब्रिड्स या प्लांट्स जो F1 जनरेशन के थे वो सारे टॉल थे, दो दे हैव रिसीव्ड द फैक्टर ऑफ डॉर्फनेस एज वेल। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स आए थे वो सारे कैसे थे, वो टॉल थे, लेकिन उनमें क्या था, डॉर्फ वाला कैरेक्टर भी क्या था, प्रेजेंट था। इट इज़ ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ द फैक्टर ऑफ फॉर टॉलनेस, यानी कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट नेचर, यानी कि फैक्टर की क्या थी, डोमिनेंट नेचर थी। डोमिनेंट नेचर का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, अपना डोमिनेंस रखता है। डोमिनेंस मीन्स जो अपना क्या करेगा, इफेक्ट को दिखाता है। ऑन सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ F1 प्लांट, यानी जब F1 प्लांट में सेल्फ ब्रीडिंग हुई, फिर हमारी F2 जनरेशन क्रिएट हुई, एंड F2 जनरेशन में क्या हुए थे, टॉल प्लांट्स भी थे एंड डॉर्फ प्लांट्स भी थे, यानी टॉल प्लांट्स भी थे एंड डॉर्फ प्लांट्स भी प्रेजेंट थे। इसमें क्या था, टॉल प्लांट्स भी प्रेजेंट थे एंड डॉर्फ प्लांट्स भी प्रेजेंट थे। और फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था, फिनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1, यानी 3 क्या थे, टॉल प्लांट्स एंड 1 कैसा था, डॉर्फ प्लांट्स। तो इस तरीके से 1/3 टॉल प्लांट्स ऑल्सो ब्रीड ट्रू टीटी, वाइल द रिमेनिंग 2/3 टॉल प्लांट्स 50% ऑफ टोटल बिहेव एज अ हाइब्रिड प्रोड्यूस बोथ डॉर्फ प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ, जब F2 जनरेशन क्रिएट हुई तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था, 3:1 आया था। 3:1 का मतलब यानी जो डॉर्फनेस जो कैरेक्टर था वो क्या था, पेरेंट्स में प्रेजेंट था, बट F1 जनरेशन में क्या हुआ था, वो डिसअपेयर हो गया। लेकिन बात करें जब F2 जनरेशन में क्या हुआ, वो कैरेक्टर क्या हो गया, दोबारा आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीनोटाइपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो कितना आया था, वो आया था 1:2:1। वो कितना आया था, 1:2:1 आया था। दिस इज़ अ जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मीन्स यानी जो 1 था इसमें डिफरेंट टाइप के जीन थे, ये 2 का इसमें 2 सेम एलील्स थे, और इसमें क्या था, इसमें 1 डिफरेंट एलील था। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये रिजल्ट निकल कर आया था। एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन होता है इसे प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज that is fifth is principle or law of independent assortment। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बात करते हैं इसमें क्या होता है, द टू फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर सेपरेट। इसमें क्या होता है, द टू फैक्टर of a character separate and
pair independently of the two factors of another character during gametogenesis or and fertilization. यानी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। द टू फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर के क्या होते हैं, टू फैक्टर होते हैं, सेपरेट एंड पेयर इंडिपेंडेंटली। यानी कि कहने का मतलब जो टू फैक्टर्स होते हैं एक कैरेक्टर के, वो सेपरेट भी हो सकते हैं और पेयर में भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ऑफ द टू फैक्टर्स ऑफ अनदर कैरेक्टर, यानी कहने का मतलब पेयर इंडिपेंडेंटली ऑफ द टू फैक्टर्स, यानी टू फैक्टर्स ऑफ अनदर कैरेक्टर। टू फैक्टर्स ऑफ अनदर कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि दूसरे कैरेक्टर के क्या होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं जब गैमेटोजेनेसिस होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं तो ये जो टू फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं और वो पेयर में भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। और जो पेयर में होता है, पेयर में किसके साथ होता है, ऑफ द टू फैक्टर्स ऑफ अनदर कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब दूसरे कैरेक्टर का जो फैक्टर होता है उसके साथ क्या होता है, वो पेयर में प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अदर वर्ड्स। यानी दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखें इसको, इस लॉ को, तो ये दूसरे वर्ड्स में और ज़्यादा ईजी हो सकता है। देखिए कैसे। तो इसमें होता क्या है, इन द इनहेरिटेंस यानी जब इनहेरिटेंस होता है ऑफ मोर देन वन पेयर of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. Okay students, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन अदर वर्ड्स, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि जब क्रॉसिंग होती है एक से ज़्यादा पेयर ऑफ ट्रेट्स में, देन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर, यानी ईच पेयर के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट्स में, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, यानी वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स, यानी कि जब वन पेयर ऑफ ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होता है, यानी एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में वो ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं इन क्रॉस साइमल्टेनियसली। जब क्रॉस होता है तो क्रॉस में जो पेयर ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, पास होते हैं। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अ प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स हैविंग राउंड सीड्स, उनके कैसे थे, राउंड सीड्स थे। विथ प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट्स हैविंग रिंकल सीड्स, उनके कैसे थे, इनके रिंकल सीड्स थे। यानी ये डॉर्फ प्लांट्स थे एंड ये कैसे थे, ये
टॉल प्लांट्स थे। तो F1 प्लांट्स आर ऑल टॉल विद राउंड सीड्स, यानी जो F1 जनरेशन में जब इन दोनों की क्रॉसिंग हुई थी, क्रॉसिंग के बाद जो F1 जनरेशन क्रिएट हुई थी उसमें जो सारे प्लांट्स थे उनके प्लांट्स में क्या था, राउंड सीड्स प्रेजेंट थे। यानी उन प्लांट्स में क्या थे, राउंड सीड्स क्या थे, प्रेजेंट थे। राउंड सीड्स क्या थे उसमें प्रेजेंट थे, सारे कैसे थे, राउंड सीड्स क्या थे, प्रेजेंट थे। एंड विच शो द टॉलनेस एंड राउंड सीडनेस, यानी कहने का मतलब ये क्या बताता है कि प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, एंड उसमें जो सीड थे वो कैसे थे, राउंड सीड्स प्रेजेंट थे। ये कैसा था, डोमिनेंट ट्रेट था। वाइल डॉर्फनेस एंड रिंकल्ड सीड्स आर रेसेसिव ट्रेट। लेकिन अगर हम बात करें जो डॉर्फनेस एंड रिंकल्ड सीडनेस आर रेसेसिव, ये कैसा था, ये रेसेसिव ट्रेट था। एंड जब F1 प्लांट की सेल्फ ब्रीडिंग कराई तो F2 जनरेशन क्रिएट हुई। तब क्या हुआ, F2 जनरेशन क्रिएट हुई। और F2 जनरेशन में क्या हुआ था, इन F2 जनरेशन में जो टॉल एंड राउंडेड आए थे वो थे 9/16, टॉल एंड रिंकल्ड आए थे तो कितना था, 3/16। डॉर्फ एंड राउंडेड जो थे वो भी 3/16 है। एंड डॉर्फ एंड रिंकल्ड वो कैसे थे, 1/16। ये रेशो कैसे आ रहा है, यानी 9/16 3/16, वो इसलिए आया था क्योंकि जो F2 जनरेशन में जो हमारा रेशो आया था 9:3:3:1 था, ये फिनोटिपिक रेशो था। जब फिनोटिपिक रेशो में जब मान लीजिए मुझे ई वाली डिजिट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 9 टोटल सम कर दिया, कितना आया, टोटल कितना हुआ, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो कैसे लिंक दें इसको, 9/16। इसी तरीके से अगर सेकंड वाले रेशो देखूंगा मैं तो कितना आएगा, 3 टोटल करिए कितना होगा, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, 3/16। इसी तरीके से क्या हुआ, ये सारे नंबर्स आए हैं। एंड बोथ tall, rounded and dwarf wrinkled are parental type. Now, tall, wrinkled and dwarf rounded are new combination of new recombinations. यानी कहने का मतलब ये हुआ जो tall, wrinkled and dwarf rounded थे उनका क्या हो गया था, recombination हो गया था। and they can appear only if the factor of height and seed shape is separated. यानी कहने का मतलब ये कब दिखाई देगा, ये तभी हमें शो होगा कि जब हाइट का और सीड का जो फैक्टर है वो सेपरेट हो जाए एंड पेयर इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर, यानी कि और क्या हो जाए, इंडिपेंडेंटली पेयर्ड में आ जाए, तब क्या होगा, हमें ये फैक्टर शो होगा।